बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं लाहौर में क्या कर रहा हूँ। लाहौर में मैं इसलिए आया हूँ जी कि लाहौर इस वक्त इलेक्शन एक्टिविटी का एक मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पे बहुत भरपूर अंदाज में इंतखाबी सरगर्मियाँ चल रही हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंतखाबी मार्के भी हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अपना प्रोग्राम जो है वो लाहौर से करते हैं। और हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं, और NA 128 लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके साथ हैं जनाब अमीरुल नज़ीम साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और NA 126 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और सूबाई असम्बली के हल्के PP 153 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जनाब आसिफ हाशमी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही पुराने कारकुन हैं, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और इस दफ़ा NA 117 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं सलमान साहब। आप पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमने कल देखा कि आप जब लोगों से वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ पे आप कुरान का हलफ भी उठाते हैं कि आप अगर इलेक्शन जीत गए तो आप अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये हलफ उठाने की जिम्मेदारी की वजह क्यों पेश आई आपको? जी बहुत शुक्रिया अमीर साहब। ज़ाहिर है ये तमाम मामला जो है ये सिंबल से मुंसलिक है। जब हमसे सिंबल छीना गया तो उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि अब तमाम उम्मीदवार PTI के जो हैं उनकी हैसियत आज़ाद उम्मीदवार की होगी और उनको पार्लियामान में भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से देखा जाएगा। अब इससे एक ज़ाहिर एक बेयकीनी की सूरत पैदा हो गई कि मुंतखब होने के बाद एक आज़ाद मेंबर जो है वो आप जानते हैं 3 दिन में किसी भी और सियासी जमात का मेंबर बन सकता है। तो क्या हम मुंतखब होने के बाद किसी दबाव या लालच के तहत दीगर सियासी जमातों की तरफ रुख करेंगे? ये एक सवाल है और एक सही सवाल है लोगों के जहन में। तो जहाँ भी हम जाते हैं ये सवाल उठता है और ज़ाहिर है मेरी अपनी पोजीशन तो बहुत क्लियर है। मेरे नॉमिनेशन पेपर पे लिखा है PTI, मैंने PTI का टिकट भी जमा कराया है और मैं इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो तावील है वो गलत है। ठीक है, सिंबल और पार्टी का मेंबर होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। आपने पार्टी को सिंबल नहीं दिया लेकिन मुझे पार्टी की मेंबरशिप और पार्टी के टिकट से तो महरूम नहीं किया। मैंने जब टिकट फाइल कर दिया तो मैं पार्टी ही का मेंबर हूँ और इस हवाले से शायद हम अदालत का रास्ता भी लें कि मुझे PTI ही का मेंबर समझा जाए। लेकिन जब तक ये नहीं होता, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की नज़र में हमारी हैसियत आज़ाद की है। इसलिए लोगों का ये तकाज़ा होता है कि आप अपनी वफ़ादारी का जो है इजहार कीजिए और अगर इजहार करने के लिए ये तकाज़ा होता है कि आप हल्फ लीजिए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं बिल्कुल हल्फ एक दफ़ा लिया है, आइंदा भी लूँगा। ठीक है। सलमान रफ़ीक साहब, आपने तो पहले बहुत दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, आपको कैसा लग रहा है कि क्या जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जी कि आपकी पार्टी के जो कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब वो उस तरह से एक्टिव नहीं हैं। गो कि आज उन्होंने एक मानसरा में बड़े जलसे से ख़िताब भी किया है, लेकिन आम तासुर यह है कि अभी बहुत भरपूर अंदाज में इलेक्शन एक्टिविटी शुरू नहीं हुई। हमें उस पर ना एक तो मौसम का भी था असर थोड़ा सा। हम खुद भी चूँकि कैंपेन मैंने बड़ी लेट शुरू की, टिकटें हमारी जो थी वो 10-11 तारीख को फाइनल हुई, उसके बाद कैंपेन की। तो कैंपेन जब आप शुरू करते हैं तो आपको 5-7 दिन चाहिए होते हैं पूरे इलाके में अपना टेम्पो बनाने के लिए। शहबाज साहब भी एक्टिव हैं, बीबी मरियम भी एक्टिव है, बड़े मियाँ साहब भी एक्टिव हैं। और आप देखिए हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। हमने इंटरव्यूज़ किए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से हमारे, मैं सियालकोट का इंटरव्यू किया, 50 लोगों का इंटरव्यू किया, फिर डिवीजन मेरे जो थे इंचार्ज वो हनीबा भाई साहब थे, फिर हमने उस स्टेप पे किया, तीसरे स्टेप पे फिर उसके बाद माल्टाउन हुआ। 18-20 दिन सारे जो पार्लियामानी बोर्ड था, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज साहब, ये सब लोग बैठ के तो पूरी एक कंप्रीहेंसिव हमने एक्सरसाइज की ताकि सही लोगों को लाएं। अगर कोई पुराना बंदा उसका अच्छी रिप्यूट नहीं है तो उसको फारग किया। मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया आपका? मैनिफेस्टो हमारा बड़ा उस पर ना मेहनत हुई है, मैं ये बताना चाहूँगा। इस पर मैंने चैनल्स पे देखा, बहुत ज़्यादा सवालात किए गए हैं। इस पर हमने ना अक्टूबर के एंड में अपने काम का आगाज़ किया था। इरफान सईकी साहब इसके कोऑर्डिनेटर थे, वो मुझे इसलिए पता है कि शोबा सेहत मेरे पास था। तो हमने उस पर 1 महीना एक टॉपिक पे काम किया था। हमने तहरीक इंसाफ को भी पढ़ा, हमने पीपल्स पार्टी को, दीगर जमातों के मैनिफेस्टो पढ़े। हमारा जो 18 का मैनिफेस्टो था उसको हमने रिवाइज़ किया, टारगेट्स उसमें तयन करने थे, उसमें जहाँ अस्पतालों को बेहतर करना होता है उसके साथ आपने तो आप हमें जो हेल्थ के बारे में जो मैनिफेस्टो वो बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं अभी आपसे पूछता हूँ। सर मैं आखिरी बात के 3-4 दिन में मियाँ नवाज शरीफ उसको अनाउंस कर रहे हैं।
3-4 दिन में नवाज शरीफ अनाउंस कर दें। अमीरुल अज़ीम साहब, हमने देखा कि कराची में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आपस में इत्तेहाद किया, आखिरी मरहले में इत्तेहाद किया मेयर के लिए। तो अब ये जो पाकिस्तान के तमाम कस्बों में, देहातों में, शहरों में इलेक्शन हो रहा है, तो जमात इस्लामी जो है वो उसने कहीं पे कोई इत्तेहाद किया किसी के साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। हम अपने झंडे और अपने निशान के ऊपर आपकी मैंने देखा है कि तकरीबन हर शहर में आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तकरीबन 90% कैंडिडेट्स। तो ये ज़रा लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले आप MMA में थे तो मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें थी उनके साथ इत्तेहाद था, उससे पहले आप IGI में थे तो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद था। इस दफ़ा जमात इस्लामी जो है वो बग़ैर किसी इत्तेहाद के मैदान में आ गई है, इसकी क्या वजह है? 1970 में हमने अपने प्लेटफार्म के ज़रिए इलेक्शन लड़ा और उसके बाद फिर बांग्लादेश, एक पूरी कहानी है, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, और हमारे यहाँ ये ख्याल पैदा हुआ कि यार चलो हमें सीटें मतलूब नहीं है, दरवेश लोग हैं, कुछ लोगों को आगे करें, हो सकता है कि वो मकासद पूरे हो जाएं जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था। और इसके लिए हमने 2-3 शॉर्ट रास्ते इख्तियार किए। लेसर इवल का फ़लसफ़ा भी जो है ना वो लोगों ने हमें समझाया और हम उस तरफ गए भी। लेकिन फिर महसूस हुआ कि जब कोई इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त पूरी तरह से मजबूत कर लेता है तो इलेक्शन जीतने के अगली ही दफ़ा वो कहता है कि जी जुमे की छुट्टी बंद करते हैं, इतवार की छुट्टी बहाल करते हैं। एक मगरिब को पैगाम जाता है कि वी आर नॉट सो फंडामेंटलिस्ट। इन सारे तजर्बात के बाद हमने ये देखा कि ये रास्ता ठीक नहीं है और अपने झंडे और अपने निशान के ऊपर आगे बढ़ें, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। यानी ये कोई आज का फ़ैसला नहीं है, ये पिछले इलेक्शन के बाद हमने फ़ैसला कर लिया था कि हम इस मुल्क में एक सेकुलर और लिबरल सियासत के बजाय जमाती सियासत का जो है वो आगाज़ करें। और फिर उसको आप देखिए कि हिदायतुर रहमान साहब ने गवादर में एक जद्दोजहद की, कराची के अंदर हाफिज़ नईम साहब कर रहे हैं, सेनेट के अंदर मुश्ताक साहब कर रहे हैं, अब्दुल अकबर चित्राली साहब कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का रिस्पांस हमें पूरे मुल्क के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बहुत अच्छा मिला। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी सियासी कामयाबियों की तरफ बहुत आगे बढ़ेगी। अच्छा, आसिफ हाशमी साहब, ये बताएँ कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपने 2008 में भी इलेक्शन लड़ा था लाहौर से, अब 2024 में आप फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं और लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी तकरीरें सुन के ऐसा लगता है कि उनको बड़ा यकीन है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की वापसी हो जाएगी। आपको याद है ना, कुछ लोग कहते थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी मरहूमा और मगफूरा हो चुकी है, तो आपको पंजाब में पीपल्स पार्टी की वापसी के बारे में इतना यकीन क्यों है? देखें, एक्चुअली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इधर से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में तो सारे के मतलब मैं कह सकता हूँ 95% लोग जो थे वो हमारे साथ थे। ये कच्ची आबादियाँ जितनी हैं, जो गरीब लोग थे, जो जिधर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ग्रीन टाउन टाउनशिप, उनके क्वार्टर्स हमने गरीबों को दिए थे, वहाँ 3-3 मरले के प्लॉट्स हमने गरीबों को दिए थे। इसी तरीके से जितनी कच्ची आबादियाँ वगैरह पूरे लाहौर की हैं, तो वो सब हमने उस वक्त काम किए थे जो कि हमारा रोटी कपड़ा मकान था, तो उसमें हमने कभी किसी को उस ज़माने में कोई डिमोलिश नहीं होने दी जगह जिधर कोई गरीब आदमी रहा था। अगर हम मेहनत करें तो वो तो हमारे लोग थे ना, वो तो जितना लोग कहा करते थे, जैसे कुछ आज भी कल पार्टी में कहते हैं कि जी आप खंबा भी खड़ा कर दें, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी हमारे साथ में यही होता था। और मैं आज आपको एक से एक बात बता देता हूँ कि हम लोग उस वक्त क्या करते थे, हम मौलाना मदूदी साहब बैठे होते थे अपने घर के बाहर कुर्सी पे, तो हमारी पीपल पार्टी को तो वोट चाहिए होते थे, हमारे पास कन्वेंस नहीं होते थे, तो मैं जाके कहता सर देखो जी गड्डी नहीं है, गड्डियाँ तो दे ना, वो टैक्सी ला के दे दो। तो वो जब धीमी आवाज़ में बोलते थे, उन्होंने कहा भाई इनको गाड़ियाँ लेके दो जल्दी से 2-3, हम जल्दी से उनसे 2-3 टैक्सियाँ लेके और पीपल पार्टी को वोट डलवाते थे। कभी कोई मुश्किल ये पेश नहीं आई। ये तो धोखाबाजी नहीं, धोखा तो बचपन था ना, धोखा क्या अच्छा, है? आप बहुत छोटे थे उस वक्त। जी, गरीबों के लिए काम करने वाला बंदा था ना, तो सब लोग आते थे, कन्वेंस नहीं होती थी, वोट डालना चाहते थे लोग कहते थे हमने वोट डालना, सानू कोई कन्वेंस दे लेके जाइए, तो वो हम ले लेते थे। तो आपने 70 के इलेक्शन में भी वोट डलवाए हैं? जी। अच्छा। और मतलब यह कि मैं तो आपको पता है 67 में भी एयरपोर्ट पे जब स्टेशन पे आए थे शहीद भुट्टो, तो मैं गिर के टांग टूटी थी मेरी, तब से तो उन्होंने मुझे अपने गुर्बत दी थी। बहुत छोटा था, वालदा क्योंकि प्रोफेसर थी, PhD डॉक्टर थी, वो बहुत नाराज़ होती थी सियासत में ना हो, पर मैं अभी क्या करता हूँ, कुछ ऐसा सिस्टम था। लेकिन लोग हमारे साथ हैं, हमने उनको वापस बताना है कि भाई हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, हमें माफ़ कर दो।
हम वही लोग हैं इंशाल्लाह ताला। हम अब गरीबों को पूछेंगे, मेरे हलके में आप ज़रा पूछें, गरीब और अमीर का मुकाबला हो रहा है ना। आपका हल्का है ये शादरा, रावी रोड, बदामी तो बाग। मेरे मुकाबले में जो एक अमीर तरीन आदमी आया है, अब वो अमीर कैसे बना उससे तो मैं इधर चलें, वो बहस नहीं है, लेकिन अमीर आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ। चलें, फ़र्क इतना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सलमान साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी के पास सिंबल नहीं है, तो ये जो एक प्रॉब्लम तो है, इस प्रॉब्लम पे आपकी पार्टी ने क्या फ़ैसला किया, क्या हिकमत अमली इख्तियार किया है कि आपके कारकुनों को कैसे पता चलेगा कि आपके मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, उनके इलेक्शन सिंबल्स क्या क्या, उन्होंने कहाँ पे मोहर लगानी है? यही तो मुश्किल है, और इसीलिए देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले हैं कि जमहूरियत की रूह अगर सियासी जमात है तो सियासी जमात की रूह उसका सिंबल है। हमसे हमारी एक तरह से रूह छीनने की कोशिश की गई है, और इस वजह से ज़ाहिर है एक मुश्किल दरपेश है, और तो कुछ भी मुश्किल दरपेश नहीं है। अब हमें अपना जो बैनर, पोस्टर, स्टीमर जो हम छपवाते हैं उसमें अपने अपने जो निशानात हैं वो छपवा कर वोटर तक जाना पड़ता है, उसको बावर कराना पड़ता है कि हमारा निशान क्या है। हमारी कैंपेन सिर्फ यही है। हमें, मैं आपको बताऊं, जो मैं अब 2 हफ्तों से सड़कों पर हूं, गलियों में हूं, मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा मद्दे मुकाबिल अपना। मद्दे मुकाबिल सिर्फ एक ही ये दुश्वारी नज़र आ रही है कि इस नए सिंबल को, मेरे हलके में मेरे नीचे 5 प्रोविंशियल असम्बली के कैंडिडेट हैं और एक मैं ऊपर हूँ, सो 6 हम कैंडिडेट्स हैं। अब तमाम के सिंबल्स जो हैं लोगों को बावर कराना कि ये तमाम PTI के कैंडिडेट्स हैं, एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैं समझता हूँ खुदा का शुक्र है इस मुल्क में अब इंटरनेट है, हर एक के हाथ में फ़ोन है, कुछ शऊर बढ़ चुका है, कुछ खानगी भी बढ़ चुकी है, तो इसी पे हमारा इन्हिसार है। लेकिन ये हमारी सियासत पर और मुल्क की जमहूरियत पर एक बहुत ही शदीद हमला हुआ है, सिंबल छीन लेना एक बड़ी सियासी जमात से जिसकी तमाम सूबों में नुमाइंदगी है। अच्छा अमीरुल नदीम साहब, आपको क्या लगा कि आप लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लोग आपसे क्या मांगते हैं कि जी वोट वो आपको दें, क्यों दें? वो कोई आपसे क्या कहते हैं कि हमें ये चाहिए तो हम आपको वोट देंगे? लोग अपनी सहूलतें और ज़रूरियात मांगते हैं। लोग कहते हैं कि बिजली के बिल किस तरह से सस्ते होंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ है वो कौन ख़त्म करेगा, और ये जो ब्यूरोक्रेसी और एलीट क्लास है और सियासतदान है, इनकी जो मराद है वो कौन किस तरह से ख़त्म करेगा। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दौलत है वो सारी की सारी एक ख़ास तबके के ऊपर महदूद होकर रह गई है, और उसके ऊपर जो है वो एक रिपोर्ट भी आ गई पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक की कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकाम हो गया और सारे समरात और फल जो है वो एक ही तबके की झोली में जा रहे हैं, और पाकिस्तान अपने करीब के ममालिक से बहुत पीछे हो गया है। तो लोग यही सवाल करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे अलावा किसी और के पास इलाज नहीं है। बाकी हर पार्टी के अंदर सरमायादार है, जागीरदार है, टवाने है, लगारी है, मजारी है, चौधरी हैं। आज इस पार्टी के साथ है और कल जब वो देखते हैं कि ये पार्टी अब इशारा बदल गया, रेफरी बदल गया, तो वो अगली पार्टी के अंदर चले जाते हैं। तो लिहाजा जमात इस्लामी के अंदर ये अहलियत और सलाहियत है कि वो लोगों से ये मसाइल हल कर सकती है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो अगर इक़्तिदार उनको मिल गया तो वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ये पॉसिबल है? आपकी इजाज़त है, मेरा मेरे बड़े भाई हैं सर, ये मैं नाजरीन को बता दूं कि ये सलमान रफीक साहब और आसिफ हाशमी साहब जो हैं, इन दोनों ने इकट्ठे जेल काटी। ये जेल की दोस्ती है तो इसलिए एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। अहमद भाई, मैं आपको मैं लॉजिकल बात करूँगा, मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। 2022 में जब हमजा भाई वज़ीर आला थे, हमने बजट में काम किया था और हमने कोशिश की थी कि 200 यूनिट्स पंजाब में फ्री करें। उसका जो सिर्फ हमने अंदाज़ा लगाया था 170-75 अरब रुपया था 200 यूनिट का। अब आप इसको पूरे पाकिस्तान में ले जाएं और 300 यूनिट पे चले जाएं, ये 500-600 अरब हो सकता है वो कर दें। फिजिकल स्पेस कहाँ पे है? पहला सवाल, यानी बजट में आपके पास 500-600 अरब की या आप तनख्वाहें कट करेंगे या आप डेवलपमेंट का फंड ख़त्म करेंगे, तो इसका कोई तरीक़ेकार, इसका जो वो बात कर रहे हैं बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है ना, यानी फिगर्स उनको बताना चाहिए साथ कि मैं 300 यूनिट दूंगा, ये करूंगा तो इससे 300 यूनिट फ्री होंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसमें किसी भी जमात की 300 यूनिट, हाँ 2-3-4 साल बाद अगर हम अपना सिस्टम बेहतर कर दें, जिस भी जमात को मौका मिले तो उस तक मुमकिन है। जी हाशमी साहब, देखिए उन्होंने कहा है कि जो शराफिया को, पता नहीं मेरी उर्दू सही है कि नहीं, शराफिया को जो सब्सिडीज़ मिलती हैं, हाँ। जो उन लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वो पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट का उन अमीर लोगों के पास जाता है, उन्होंने कहा जी वो मैं कट लगा के और वो फंड्स पैसे जो बचेंगे वो इधर लगा के और इनको वो दूंगा और इस टाइप का काम करेंगे। वो जो ये बता रहे हैं वो है
वो अलिफ बे की बात, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। देखिए आपके टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, आप उनकी बिजली महंगी करेंगे तो एक्सपोर्टर के साथ मिलियंस ऑफ लेबर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप जितने भी आपकी जो शराफिया जिनको हम बिजनेस क्लास कहते हैं, आप उनको अगर उनके बिजनेस के लिए अच्छा मौका नहीं देंगे और उन पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोड डालेंगे, बांग्लादेश इंडिया क्यों आ गया है? उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को और अपने लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। आप कह रहे हैं कि जी 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 अमीर भाई, आप 300 नहीं, आप बिजली बहुत सस्ती कर सकते हैं। आपको किसी से कुर्बानी लेने की जरूरत नहीं है, खुद कुर्बानी देने की जरूरत है भाई। IPPs के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए हैं और कैपेसिटी सरचार्ज के नाम के ऊपर पिछले 10-12 सालों के अंदर 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, मतलब ये कि 26,000 अरब से ज्यादा का इन्होंने पेमेंट कर दी है। हाँ। अब ये IPPs किन के हैं? इनकी पार्टी के लोग हैं, इनकी पार्टी के लोग हैं। अगर कौन सा बंदा मीर भाई नाम भाईजान सब फ्रंटमैन है। आप अगर इस पे देखें कि हम बहस का जरूर कर सकते हैं। देखिए IPPs के भी जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा ख्याल खत्म हो रहे हैं। नहीं, जब वो जो ही खत्म हो, ये हर जमात की जिम्मेदारी, मैं सबकी बात करूंगा सिर्फ अपनी, ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनको रिवाइज करे और उसके बाद आप जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप टोटल जो है वो ऑडिट करवाएं, आपके पास आप गूगल कर लीजिए, चैट GPT कर लीजिए और वो पता लग जाएगा कि हर वो माहिदा जिसमें एक पार्टी जो है वो एक्सप्लॉइट कर जाए वो खत्म हो सकता है। उसको क्लॉजेस को पढ़ लेना चाहिए और अदालत में जाना चाहिए। अच्छा, अब हुकूमत जाएगी, मैंने तो नहीं जाना। हुकूमत शहरी के तौर पे आपको नहीं गए अब तक? नहीं, इसलिए नहीं मैं गया कि मैंने बड़ी, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए नहीं गया कि मैंने बड़ी कोशिश की कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। ना वो कैबिनेट के पास है, ना वो असेंबली के पास है, ना जियो के पास है, ना जंग मेरे पास आ जाए। अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हो हमसे। अच्छा सलमान साहब, आपका ये मसला है या नहीं है? बिल्कुल है जी मसला, बिल्कुल है मसला। लेकिन देखिए बिल्कुल महंगाई और जो कुव्वत ख़रीद से दूर बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, ये बिल्कुल एक बुनियादी मसला है और मैं समझता हूँ हमारी मईशत का सबसे बुनियादी मसला ही एनर्जी है। लेकिन इसका हल वो नहीं है जो मैं बसद एहतराम कहूँगा जो अमीरुल अज़ीम साहब कह रहे हैं। आप हुए हुए माहिदों को तोड़ेंगे तो जो रिकोडेक में हुआ, लोग जाके अवार्ड ले आएंगे, 8-10 बिलियन डॉलर आपके सर पे पिस्तौल रख देंगे, ऐसे नहीं होता। आपको होशमंदी से आगे बढ़ना है। आपको ये देखना है कि ये क्यों हमारी बिजली महंगी है। देखिए उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है बिजली का, उसमें 30% लीकेज है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक को आप देखें, कोयटा इलेक्ट्रिक को आप देखें, सखर इलेक्ट्रिक को आप देखें, तो 30% बिजली जो है वो कहीं गुम हो जाती है, वो बिल ही नहीं होती। आपको उसको ख़त्म करना है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक करप्शन से है। इसी तरह अगर आप गैस की तरसील को देखें, उसमें कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, UFG, वो 12% तक गई। आपके ख्याल में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा किया जा सकता है या नहीं? नहीं, फिलफौर नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। माहिदों को नहीं छेड़ना होगा। आपको पूरा जो तरसील का निज़ाम है बिजली का, गैस का, उसको ठीक करना होगा। फिर आपको ये देखना होगा कि जो गैस आप लेते भी हैं वो आप देते किसको हैं। देखें, गैस आप बहुत बड़ी सब्सिडी के साथ, मराहत के साथ बाज़ शोबों को देते हैं। उन शोबों को आपको देखना होगा। आपके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम तो छेड़ेंगे। आप एक थानेदार को लगा देना कि यार ये मुआहदे इन्होंने गलत कर दिए हैं, अब इसको ठीक करो। यहाँ तो जो है वो सियासतदान सारे मेरे पास सामने बैठे हुए हैं। कौन सा काम यहाँ कानूनी हो रहा है? ये आपने PTI को जो है वो बल्ले से महरूम कर दिया। ये कानून के जरिए कि आप डंडे के दौर पे उन माहिदों को नहीं ख़त्म कर सकते। हम तो ज़रूर करेंगे, कोई और करे या ना करे, और यहीं से हल। उसकी वजह तो इसका मतलब है कि बिलावल साहब सही कह रहे हैं? नहीं, मैं तो अगली बात कर रहा हूँ। मसला सिर्फ ये है कि 300 यूनिट फ्री देना भी है, इसके अलावा पूरा जो पर यूनिट है उसको नीचे लेकर आना। अगर आप नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान कोई पैदा नहीं कर रहा, कारखाने बंद हो रहे हैं, आप एक कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको फिर ये तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जो अमीरुल अज़ीम साहब कह रहे हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट ने 1994-95 में जो मुआहदे किए थे वो ख़त्म करने पड़ेंगे। लेकिन वो अगर अव्वल तो वो तकरीबन ख़त्म ही हो गए, आ रही है टाइम उनका ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो मुआहदे ना किए होते तो आज आपके पास ये सारी फैक्ट्रियाँ इतने अरसे बंद पड़ी होती, इनका काम नहीं हो रहा होता, मुल्क के अंदर मईशत का बुरा हाल होता। अगर वो किए मुआहदे किए हैं तो हमें बिजली मिली है, फैक्ट्रियाँ चली हैं, निज़ाम चला है, उसके बगैर तो नामुमकिन था। और अभी जहाँ तक बात कर रहे हैं, आज तक चली आ रही है, उसमें PTI की गवर्नमेंट आई, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई 2 दफ़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा भी आई, और इनकी
डायरेक्टली इमरान खान से, क्योंकि इनके सरहद में तो था ताल्लुकात, उसको कह सकते थे पहले ये ख़त्म करो तो हम तुम्हारे साथ करेंगे, अगर ये नहीं ख़त्म करते तो तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे हम। तो ज़रा प्रेशर डाला जा सकता था, प्रेशर नहीं डाला गया और हुआ ये कि आज तक वो चल रहे हैं और अब उनका टाइम ख़त्म हो रहा है। तो फिर देखते हैं कि नई हुकूमत। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोबारा एक मखलूत हुकूमत बन गई, फिर तो आपको मिलजुल के ये काम करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे आप? बड़ी वाज़ेह बात है सर, चारों हमारे की राय एक है, मुल्क की मफाद पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उन कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल रिवाइज होना चाहिए और वो उस पर टेक्निकल लोग बैठें, ईमानदारी से काम करें और जहाँ कीमत काम हो सके उसको करना चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं आपस में। देखिए, वापडा एक कमाऊ पुत था इस मुल्क का, वो हुकूमत से कुछ नहीं लेता था, वो सारे काम करता था। एक वक्त आया कि पावर डिवीज़न एक कायम कर दिया गया इस्लामाबाद के अंदर और वापडा से वो तमाम इख्तियारात छीन लिए गए कि वो बिजली प्रोड्यूस करे और वहाँ फिर जो रेंटल पावर और IPPs का काम हुआ, वो सोने देने वाली मुर्गी का एक अंडा ये बिला तफरीक जब वो तकसीम करते रहे। सारा काम जब वो वापडा के हवाले करें और इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी करता रहा। उनके पीछे तो एशियन डेवलपमेंट पीछे फिरता था कि हमसे कर्ज लो और ये सारे काम करो, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पूरे साल के बाद प्रॉफिट के अंदर हमें वापस देते। देखिए, हमें तमाम मामले को होशमंदी से देखना है। हम सब की ख्वाहिश ये है कि बिजली सस्ती हो और मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो मायदे किए गए 1994-95 में वो अच्छे नहीं थे, वो गलत मायदे थे। आपने इम्पोर्टेड फ्यूल की बुनियाद पर मुल्क में बिजली पैदा करने की कोशिश की और इम्पोर्टेड फ्यूल ने महंगा होना ही था, डिवैल्यूएशन की वजह से भी हुआ। फिर ये दूसरी बात है, जिस किस्म के मायदे थे, क्या आप उनको पेमेंट कर रहे थे, ये एक सानिया है जो हुआ। उस वक्त आप कर सकते थे आबी वसाइल पे इन्हिसार, आप कर सकते थे कि जो हमारे अपने आबी वसाइल हैं उनसे बिजली पैदा की जाए। उसको हमने 20-25 साल पसे पुश्त रखा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ इस मुल्क के साथ। अब हम बात करते हैं आबी वसाइल की, अब हम कहते हैं सोलर पावर करो, विंड पावर करो, ये सब बातें अब हम कर रहे हैं। लेकिन 30 साल का जो अरसा है वो हमने बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं हजरात, कि हमने वो इन महंगे मायदों की नज़र कर दिया, जिसकी वजह से हमारी पूरी मईशत जो है वो जकड़ी गई। उस वक्त भी वापडा के जो लोग थे, अगर आप रिपोर्टें पढ़ें 1992-93 की, बड़े जो वापडा के सीनियर लोग थे, कुछ मेंबर वापडा ने रिज़ाइन भी किया था एहतजाजन के ये जो आप कर रहे हैं, इससे मुल्क को आप एक ऐसी खाई में फेंकने लगे हैं हमारी मईशत को कि जिससे हम दहाइयों तक नहीं निकल सकेंगे। तो इस बारे में तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गौर व फिक्र होना चाहिए कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया। लेकिन अब आगे हमें होशमंदी से बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें देखना है कि क्या हम टापी, जो हमारी एक पाइपलाइन आनी है तुर्कमेनिस्तान से, वो हम बना सकते हैं। एक पाइपलाइन ईरान से, अरसों से ये बात पड़ी हुई है, दहाइयों से हम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से आपकी गैस भी सस्ती हो सकती है। ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, आपकी पार्टी उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक जो तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है और जो ईरान से प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बहुत पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान के दिल लाहौर से, और लाहौर के जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा मसला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ये बताएं कि जो आपने अभी बताया कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो आपके कायद नवाज शरीफ साहब चंद दिनों में अनाउंस करने वाले हैं, तो उसमें जो हेल्थ के हवाले से जो पोर्शन है उसमें आपकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा सा हमें वही शेयर कर दें। हेल्थ का ना बड़ा क्लियर रोड मैप हमारा, हमने पहले भी 7-7.5 साल मैंने इसमें काम किया है और उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी लेवल है उसका लिंकेज बनाना है। छोटे अस्पतालों को, तहसील और डिस्ट्रिक्ट को बेहतर करना है। ये कोई ऐसा नया काम नहीं, तो हमने उसमें टारगेट्स का तयन करता है। हेपेटाइटिस पे हमने क्या करना है, हमने एड्स प्रोग्राम पे क्या करना है, जो बच्चों के हिफाजती टीका जाते हैं उसकी हमारे इस मुल्क में परसेंटेज क्या होगी, मेडिकल एजुकेशन में क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस का मेयार कैसे बेहतर करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में हम क्या करेंगे, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उस। आपने डेंगू के बारे में बहुत ज़ोर लगाया कि ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म नहीं हो सका। नहीं, देखिए, मैं दुनिया जहान में 60 साल से जो वायरस होता है वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसको हम मैनेज करते हैं। हमने कभी पोलियो को एरेडिकेट करते हैं, पोलियो वायरस के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है दुनिया में एरेडिकेट करना। आप डेंगू के लिए कभी ये लफ्ज़ यूज नहीं करते, उसको मैनेज का लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन इस वक्त जो लाहौर के जो तमाम जो सरकारी हस्पताल हैं बड़े बड़े, तो ये जो निगरान हुकूमत पिछले एक साल से काम कर रही है, बिल्कुल काम कर वो उसका सारा जोर हस्पतालों पे है। वो हस्पताल ही आ जा रहे होते हैं। नहीं, अस्पताल नहीं, हाँ, बस
टाइलें उखाड़ना, लगाना, जो भी है, बनाना। लेकिन इसकी क्या वजह है कि मैंने भी जनरल अस्पताल देखा है, मैंने भी एक दो और अस्पताल देखे हैं, वहाँ जाके ऐसा लगता है कि ये कोई हालत यहाँ पर ठीक नहीं है। उसका जवाब तो मैं बस तहरीक इंसाफ ने देना, 4.25 साल उनकी हुकूमत। अच्छा, 31 में 18 तक मैं जवाब दूंगा। अच्छा, जितने भी लाहौर में नए अस्पताल या नए जितने भी टावर्स हैं, वो पहली बात है 5-6-7 साल हमारे दौर में बने हैं। सवाए जो गंगा राम में बीबी ने टावर बनाया था, उसमें मैं 2 माह जब रहा था तो 2,500 रुपये का जो एक किस्त थी उसकी वो मैंने इजाज़त दी थी, मैं सिंडिकेट का चेयरमैन था। सर देखें, इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है ना वो मिनिस्टर और सेक्रेटरी को ही जिम्मेदारी होती है। जो जेनिटोरियल है, जो सफाई सुथराई है, मेडिसिन को पूरा करना है, जो पेशेंट मैनेजमेंट है, रात को कंसल्टेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर टीचिंग के अस्पताल में रात को एसआर या एपी भी नहीं है तो ज़ाहिर है जो एमरजेंसी के उनको कैसे डील किया जाएगा। तो ये मैनेजमेंट ही है जो आपको हेल्थ में करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा अस्पताल कौन सा है जी लाहौर में? लाहौर में जी मैं तो ये गया था हार्ट के हॉस्पिटल PIC, उसमें इतना था कि मैं खुश होता था क्योंकि मैंने बाहर के हॉस्पिटल्स वगैरह देखे हैं। तो PIC जो था ना उसमें बहुत ही अच्छी सर्विस थी। और मैं एज ए कैदी गया था जेल से, मैं मुजरिम नहीं था, मुलजिम के हिसाब से गया था। मुजरिम तो बाहर जाते हैं, मुजरिम बाहर जाते हैं, मुलजिम था मैं। तो आपकी पार्टी कहती है जी हमने सिंध में बड़े अस्पताल बनाए हैं तो हम पंजाब में भी बड़े अस्पताल बनाएंगे। तो देखें जिसने बनाए वो कह सकता है। नहीं, अगर वो कहते हैं क्या NIBD नहीं, देखिए मेरी बात, अगर कोई किसी ने शौखान बनाया उसकी आप तारीफ करें जी। इन्होंने NIBD कार्डिक, इनका जो पूरा ना चेन है सिंध में, मैं चूँकि हेल्थ से बसता हूँ, मैं चीज़ों को देखता रहता हूँ। इन्होंने जो अच्छा काम किया हम कहें कि अच्छा। अगर हम आपस में शुरू हो जाएंगे ना तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज तो फारिग हैं, आखिर किसी ने तो वो काम किया ना, तो जिसने अच्छा काम किया उसको एक्नॉलेज। तो आप मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम, कार्डिक इंस्टीट्यूट्स के बहुत अच्छा काम किया। हाँ। लेकिन आप मेरा पूछें कि मैं आपको बता दूंगा, भालपुर बनाया, पिंडी बनाया, फैसलाबाद नए जो इंस्टीट्यूट बनाए, तो सबने किया काम अपने तौर पर। अगर आप ये मानते हैं ना कि सिंध में हॉस्पिटल बनाए अच्छे, तो अगर बिलावल साहब कहते हैं कि हम इनके लिए भी बना देंगे, जाती उमरा में भी बना देंगे, मतलब नवाज शरीफ साहब वगैरह के लिए जो जाती उमरा में तो पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेरी और बात है। तो फिर बाहर इलाज कराने के लिए गए थे ना, वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अस्पताल नहीं है इधर, उधर तो हमने बनाए हैं, जो अस्पताल इधर नहीं है वो हम इधर बना देंगे इन लोगों के लिए, ताकि बाहर नहीं। तो गलत नहीं कह रहे क्योंकि उन्होंने उधर बनाया। अच्छा सलमान साहब ये बताएं कि आपने इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, आप अदालतों में आईनी मामलात को डील करते करते अचानक वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाना शुरू हो गए। आपको क्या नजर आया, लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं बताऊँ, लोगों का हम ये समझते हैं बिजली गैस तो है मसला, लेकिन लोगों का बहुत बड़ा मसला है कि उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनको अहमियत दी जाए, उनको बतौर इंसान जो है इज़्ज़त दी जाए, उनकी जो खुदी है या खुददारी है उसको इज़्ज़त दी जाए। मैं शश्तर रह गया हूँ। लोग कहते हैं बाबू ठीक है असी कर लांगे, गुजारा कर लांगे, पर असी महकूम असी ये नहीं बर्दाश्त करांगे कि साढ़े घर पुट्टे जान। ये जो एक जुल्म और बर्बरियत का जो एक समा है ना, लोग उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लोग ये समझते हैं कि रियासत के पास लामहदूद ताकत है, रियासत जो है उस ताकत के बलबूते पे खामोश कब्रिस्तान की खामोशी कायम करके माशी तरक्की कर सकती है। ऐसा नहीं होगा। इंसानी तारीख इस बात की गवाह है। चीन में तो तरक्की हुई है इस तरह। देखिए चीन में जो तरक्की हुई है उनको भी कुछ आज़ादी देना पड़ी थी और उन्होंने एक बहुत अरसा दबा के रखा था, उसके बाद निस्बतन आज़ादी के दौर में तरक्की हुई है। अगर आप उसको तो चाइना के साथ हमारी दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन चाइना का मॉडल पाकिस्तान में नहीं चल सकता। देखिए चाइना के 2 मॉडल है ना, एक तो माओ के दौर का मॉडल है जब जालिब साहब ने अपनी नज़म भी लिखी थी उसको सलाम, वो एक और मॉडल था। लेकिन उसके बाद का भी जो मॉडल 1978 के बाद जो डेंग साहब के दौर से चला, उसमें बतदरीज उन्होंने शख्सी आज़ादी दी है लोगों को। देखिए ना, पहले एक उनका था कि एक बच्चे से ज़्यादा बच्चा नहीं आप कर सकते, उस पॉलिसी को उन्होंने रिलैक्स किया। तो वहाँ उन्होंने 2 काम किए हैं। उन्होंने शख्सी आज़ादियाँ दी हैं, इजाज़त दी कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। पहले तो कम्युनिज्म थी, अब अरबपति फिरते हैं चाइना में। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी भी दी और उसके साथ तरक्की भी हुई। लेकिन हमारा एक अपना मिजाज है और हमारी अपनी एक तारीख़ है। देखिए पाकिस्तान में तो अंग्रेज़ के ज़माने से इस ख़ित्ते में अखबारात भी थे, आज़ादी इजहार भी किसी न किसी हद तक थी, सियासी जमातें थी, बड़े बड़े जलसे थे। तो हमारी जो तारीख़ है उसको आप बंद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आवाम को आज़ादी जो है हासिल रही है किसी न किसी हद तक, वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, वो उसके बाद का कोई दौर हो। PTI का जो उभरना है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है मीडिया की आज़ादी से और उसके बाद सड़कों में आज़ादी से। तो आप उस आज़ादी को अगर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आप ये समझेंगे ये मिस्र है और यहाँ कोई सीसी बैठ कर गला घोंट सकता है, तो वो नहीं होगा। ये मुल्क जो है
अंदर से मैं समझता हूँ टूट जाएगा। अयूब खान के ज़माने में यही हुआ, ये समझा गया कि अब हम आ गए हैं, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट हो रही है। और बहुत अच्छी शानदार किताब है सरताज अजीज़ साहब की, जो उनकी मेमोयर्स हैं। वो कहते हैं हमारा तो ख्याल था कि सब कुछ अब संवर जाएगा, और एक दिन पता चला कि जंग हो गई, और फिर पता चला कि मुल्क तो लख्त हो गया। तो ये नहीं चलता काम। हमारा मिजाज जो है वो जमहूरी है, मैं समझता हूँ। और जितना मैं आवाम से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, गलियों में गया हूँ, मैं इचरे के बाज़ारों में गया हूँ, छोटे छोटे घरों में गया हूँ, वहाँ मुझे बिल्कुल ये लोगों ने कहा है कि हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अमीरुल अज़ीम साहब, इस इलेक्शन में आपका इंतखाबी नारा क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी। हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो अब उसके लिए फिर जमात इस्लामी का पूरा मंशूर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बस ये नारा काफ़ी है, और हम ये बताते हैं कि भी जो हुकूमत काम कर रही है हम पहले से कर रहे हैं। हम कुर्बानी की खालें एहतियात, उसके ज़रिए हम अस्पताल चला रहे हैं, हम स्कूल चला रहे हैं, हम वाटर फिल्टर प्लांट दे रहे हैं, हम हर खिदमत कर रहे हैं ज़िंदगी के हर दायरे में। अल खिदमत फाउंडेशन के तो ज़ाहिर है जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन, तो अगर हम ये काम कर सकते हैं अपने एहतियात की मदद से, अगर कौमी ख़जाना हमारे पास आ जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान पे इस वक्त बहुत बैरूनी कर्ज़ों का बहुत बड़ा बोझ है, और उसकी वजह से हम IMF के साथ अपने मुआहदे बार बार रिवाइव करते हैं। तो जमात इस्लामी के पास कोई प्रोग्राम है कि आप IMF के जाल से कैसे बाहर आए? देखिए, प्रोग्राम तो हमारे पास बहुत अच्छा है, अलबत्ता माशी माहिरीन नहीं है। वो माहिरीन जिन्होंने ये कर्ज़ों का जाल हम पर मुसल्लत कर दिया, जो एक्सपोर्ट और पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आप आवाम की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करें, और जितने आपके वसाइल हैं उसके अंदर गुजारा करें। और ये जो नौकरशाही से लेकर जर्नैल शाही, जज, आप देखें कि इस वक्त जजों के ड्राइवरों की तनख्वाह 1,60,000 है। पिछले दिनों सेनेट की कमेटी के अंदर स्टेट बैंक के लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी ऊपर वाली हायरार्की में कितनी मराहत हैं। मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि अगर ये खबरें जंग और नवाए वक्त में ना छपी होती। उन्होंने कहा 35 लाख रुपए महाना जो है वो स्टेट बैंक की ऊपर वाली ब्यूरोक्रेसी ले रही है। भाई, जब तक आप ये सारी चीज़ों पर रोक नहीं लगाएंगे तो आप जो है वो फिर कर्ज लेते चले जाएं और उसको ईंट, पत्थर, सरिये, बजरी के ऊपर कर दे जाएं। हम जो है लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरी करेंगे। आप देखिए कि बच्चों के पास इस लाहौर के अंदर कितने नए स्कूल पिछले 20 सालों में बनाए गए। कोई स्कूल नहीं बना। कितने कॉलेज आपने बनाए हैं, नई आबादियां। अच्छा, आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की सबसे ज्यादा तादाद लाहौर में, वो एक तरफ छोड़ दीजिए जी। उसके बाद तो आप मुर्दा लोगों को भी कब्रिस्तान नहीं दे सके। यहाँ मेरे इलाके के अंदर जब कोई फौत हो जाए ना जी, तो लोगों को फिक्र हो जाती है कि किस कब्रिस्तान के अंदर जन्नत। अच्छा, इसका बड़ी बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। एक यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सलमान रफ़ीक साहब से हम पूछेंगे कि लाहौर में तो मुर्दों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ख़त्म हो गए हैं, तो कब्रिस्तान कहाँ से लाएंगे हम? वक्फे के बाद दोबारा में कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, आप पंजाब के वज़ीर रहे हैं, ये बताएं कि सलमान अकरम राय साहब और अमीरुल अज़ीम साहब का ख्याल है कि यहाँ तो अब कब्रिस्तान भी नहीं है। नहीं, कब्रिस्तानों पे तो खैर हर गवर्नमेंट ने काम किया, और कब्रिस्तानों पे हमारे दौर में काम किया गया था। ये बात ठीक है कि शहर में शॉर्टेज है, लेकिन मौजूदा निज़ाम को बंदे उसको मुकम्मल किया है। तो शुरुआत हमने की थी। अब शहर के इर्द गिर्द नॉर्थ साइड पे, साउथ साइड पे कब्रिस्तान की जगह मुख्तस कर दी गई है कि अगर बिल्कुल कब्र, क्योंकि इशू है बाद सोसाइटियाँ वो बार का नहीं तदफीन करने देती, तो आबादी के बढ़ते हुए फैलाव की वजह से एक इशू ज़रूर है कब्रिस्तान का। लेकिन शहर के इर्द गिर्द जो है ना, चारों सिमतों में कब्रिस्तान जो है अच्छा बन गया। आलूदगी लाहौर का बहुत बड़ा मसला है, माहौलियाती आलूदगी इंडेक्स ये बहुत बड़ा मसला है। और इसमें जो भी माहौलियात, जिस को भी हुकूमत मिले, जो माहौलियात आप अपने मैनिफेस्टो में कुछ डाल रहे हैं कि? मैं बताऊँ, हमारे मैनिफेस्टो में फॉरेन पॉलिसी भी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी है, यूथ पॉलिसी भी है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बल्दियात, एनवायरनमेंट, एक एक चीज़ है उसमें। आईनी तरमीम है उसमें आईनी तरमीम भी है। हाँ, आईनी तरमीम भी है उसमें, वो भी मौजूद है। जो हमारे कानूनदान जो है उन्होंने मिलकर नई आईनी तरमीम या पहले वाली तरमीम को ख़त्म करेंगे आप? ये मुझे, क्योंकि मेरा सेहत में था, लेकिन जो मुझे उसके सेम फीचर्स पता है उसमें आईनी तरमीम है। पहले 5-6 दिन में बड़े मियाँ सब। अच्छा, आपकी पार्टी ने एक 10 कॉलेजेस भी बने नए, वो मैं नाम लेके मैं अपने हुकूमत हमने बनाया। मैंने तो अपने इलाके की बात की है। 1 to 6 के अंदर 1 to 6 यानी इसमें जोहर टाउन है, इसमें वापडा टाउन है, इसमें मंसूरा के सामने वाली आबादियां हैं। इसमें आप देखते चले जाएं तो जितनी नई आबादियां हैं सारी की सारी मौजूद हैं। कॉलेज अपग्रेड भी हुए हैं। मुझे बता दीजिए कोई एक स्कूल का नाम ले दें इस वर्ष। चलिए आप बताएं, कोई एक स्कूल का नाम बताएं जो आपने बनाया हो। मैंने बनाया डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल। कहाँ? और उसमें शादरा में। शादरा में। हाँ, तो शादरा लाहौर है ना। अच्छा, दूसरा बनाया जी बेनज़ीर भुट्टो शहीद सेकेंडरी स्कूल। फिर मैंने बनाया जी, हमने
पूरा डिग्री कॉलेज शादरा में उसको ज़मीन दी, 950 कनाल ज़मीन, और शादरा में पहले से कॉलेज था? नहीं था, अच्छा, कुछ भी नहीं था, स्कूल भी नहीं था। एक बच्चों का डिग्री कॉलेज बना, एक मर्दों बच्चों का, आप देख लें दोनों बने अपने अपने हल्के में, हर एक में 2-2-3 नहीं। मैं आपको बताऊं, वहाँ तो डिग्री कॉलेज बनाया मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो। वैसे ये बताइए कि पाकिस्तान लाहौर में आबादी पहले कितनी थी, पिछले 20 सालों में कितनी आबादी हुई? अगर आप 4-5 स्कूलों के नाम ले देंगे, क्योंकि मैंने तो पंजाब में स्कूल के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनी है, ले दिए ना, मेडिकल कॉलेज बने हैं भाई। मैं एक बात करने लगा, मैं इस पे करना नहीं चाहता। देखिए इस वक्त MBBS कितने का हो रहा है? 1.25 करोड़ रुपए। वो प्राइस तो अलग है ना। मेरे सवाल का जवाब जरा मुकम्मल करें आप इस पे। मैं आपको बताऊं, ये 3 कॉलेज स्कूल बता दिए, मैंने को 5-6 स्कूलों की डबल शिफ्ट करा दी, क्योंकि सब खर्चा ना आए, ताकि सिर्फ टीचर्स रखने पड़े। तो हमने डबल शिफ्ट करी, फिर हमने कई कॉलेज स्कूल में सब्जेक्ट बढ़ा दिए। जैसे एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है, वो एक कॉमर्स के सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, अकाउंटेंसी आती है, दूसरी चीज़ें आती हैं बहुत, तो वो कर दिया। तो आप ये ना सोचें कि एजुकेशन पे काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं एक चेयरमैन मतरूका बखिमलाक बोर्ड का था, उसमें रहते हुए इतने कॉलेज। अच्छा, अब एक जो मसला जो मैंने बड़ा आपके सामने रखा है, मेडिकल कॉलेज में आपको सर फ़ज़ाई आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा मसला है लाहौर का। इसमें तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी बार बार इस पर बात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका जो मंशूर है उसमें कोई इन मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले दौरे हुकूमत को भी देखें, जो बिलियन ट्री सुनामी की बात थी, वो उसका बराह रास्त ताल्लुक़ था माहौलियाती आलूदगी से। दरख्त आप लगाते हैं, वो जज्ब करते हैं, और उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो ये तो एक बड़ा बुनियादी एक मैं समझता हूँ मकसद है, नस्बुलैन है PTI के मंशूर का भी, हुकूमत का भी, और इसको हल करने के बहुत सी जहतें हैं। देखिए, ट्रैफिक की वजह से बहुत बड़ी आलूदगी होती है। आपको देखना है कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें, आप सड़कों के ऊपर जो है कमी करें ट्रांसपोर्ट की। बहुत से मुल्कों में साइकिलों की तरफ वो गए हैं, उन्होंने पाबंदी लगाई है कि एक दिन गाड़ियाँ आएंगी, एक दिन गाड़ी नहीं आएगी। पेरिस शहर में ये होता है, बॉन शहर में ये होता है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये ज़ेर गौर हैं, इन सब को हमें मिल के करना होगा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है, और ये सियासत से मैं समझता हूँ बालातर मसला है। इलेक्शन के बाद ये पार्टियाँ जो हैं ये आपस में एक दूसरे से ताउन करेंगी या लड़ती रहेंगी? सियासी कारकुन तो हमेशा आपस से ताउन करते हैं, और लीडरशिप भी करती है। और मेरा नहीं ख्याल, तहरीक इंसाफ को, हम सबको देखिए, मुल्क का जो इशूज़ है ना, हमें सब को मिलकर हल करना चाहिए। उस पर कोई सियासत, कोई ज़ात नहीं होनी चाहिए। और मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि इस मुल्क में एक सिस्टम आए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, सारे। मैं हालांकि सारी ज़िंदगी आमरीतों की मुखालफत की है, अदालतें भी बैठे, मुल्क का दें 25 साल का रोड मैप, सारी लीडरशिप बैठे, सारे लोग बैठे, और 25 साल फिर उससे हिले कोई ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो उनके दुश्मन भी थे, जो कहते थे शहीद भुट्टो को हम लटका देंगे, एयर मार्शल असगर खान वगैरह, हमने तो उनके साथ बना के MRD बनाई जमहूरियत के लिए, ARD बनाई जमहूरियत के लिए। हमने ये नहीं देखा, हमने चार्टर डेमोक्रेसी करी, हमें बहुत इख्लाफात थे, हमें बहुत दुख था कुछ चीज़ों का, लेकिन बड़ी हिम्मत करके परवेज़ इलाही के साथ हुकूमत भी बनाई। क्या बनाया? परवेज़ इलाही साहब के साथ हुकूमत भी बनाई, मंजूर भुट्टो के साथ भी बनाई। नहीं, ज़हूर इलाही साहब के साथ जो इख्तलाफात थे, हाँ, शहीद भुट्टो के, मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उस वक्त मौजूद होता था। बल्कि एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे कहा, वो मैं आया तो चलें लंबी बात हो जाएगी, ज़हूर इलाही साहब से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे हमारे, पर अगर एक मुल्क को इज़्ज़त देने के लिए, मुल्क का जमहूरियत को कायम रखने के लिए, ताकि 5 साल से पहले कोई हुकूमत ख़त्म ना हो, तो परवेज़ इलाही से अगर हमने वो कर लिया और उनको एक पोस्ट, तो कोई इत्तेहाद कर। परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू तो पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा था ना? हाँ जी, वो इन लोगों ने कहा था। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? बड़ा मुश्किल है। क्यों कहना चाहूँगा, क्यों मुश्किल है? इसलिए कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको अगर हम सामने देखते हैं तो मुश्किल नज़र आता है। आप ज़माने तालिब इल्मी से सियासत कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, और अब आप अमली सियासत में हैं, और आपको लग रहा है कि 8 फरवरी के बाद सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मैंने तो बता दिया। देखिए, उसकी वजह वाज़ेह है ना, जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शंस की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता ना। नहीं तो आप तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ रहे हैं, लेकिन जिस हालत में लड़ रहे हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूं, इस वक्त भी, आज मैं सारा दिन हल्के में रहा हूं, आगे इतलात भी मुझे आती रही हैं,
लोग सरासीमगी की हालत में हैं, हमारे जो कारकुन हैं वो खौफ के आलम में हैं, और आपको सिंबल का मामला तो सामने ही है। तो एक आपने बड़ी सियासी जमात को मफलूज करने की कोशिश की है, उसके बाद जो भी रिजल्ट सामने आएगा एक तरह से एक गलत रिजल्ट होगा। अच्छा, आपका क्या मौक़िफ़ है जी? 8 फरवरी के बाद स्टेबिलिटी आएगी? हाँ जी, बिल्कुल स्टेबिलिटी आएगी। पहली बात है, इलेक्शन में हर कैंडिडेट अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त बस बल्ला नहीं है, वो एक टेक्निकल मसला था कोर्ट का, तो इमरान खान साहब की तस्वीरें लगा के पोस्ट पूरे शहर में लगी हुई हैं, उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई पोस्टर वो उतार नहीं रहा, तो वो अपने कायद के नाम पे, अपनी जमात के नाम पे ओपन कैंपेन की जा रही है। वो तो अब जिस जमात को भी मौका मिलेगा, अगर मेरी जमात को मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल कहता हूँ इस्तेकाम आएगा। क्यों आएगा कि मैं नवाज शरीफ सबको साथ लेके चलते हैं जी, हर जमात को। 8 फरवरी के बाद इस्तेकाम आएगा। मुझे ये लगता है कि इस्तेकाम इस तरह तो आ जाएगा कि इत्तेहाद होगा तो इत्तेहाद होंगे। अदरवाइज़ अगर कोई सोचे कि कोई पार्टी जो है वो अपना वो कर लेगी, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ले लेगी और फिर सही तरीके से सब चलेंगे, ऑपोजिशन भी होगी, वो ऐसे नहीं होगा। ये पीडीएम जो पार्टी मेजॉरिटी लेगी जी उसको भी बाकियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये आप इससे एग्री करते हैं कि अगर जीतने वाली पार्टी बाकियों को साथ लेके चले तो इस्तेकाम आ सकता है? ये आ सकता है। अब कैदियों को निकालें, आप कंपेन करने की इजाज़त दें। मतलब अभी भी एक तो है ना कि आपने बल्ले का निशान ले लिया, चलिए उसको तो एक हमारे तमाम बड़े लीडर मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा लीडर है जो वकील नहीं है और वो कंपेन कर रहा है, उसके ऊपर छापा नहीं पड़ रहा। ये ठीक कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात वाकई को हम सब पे देखें, 2018 का जो इलेक्शन था कितना मुश्किल था, फिर हम पंजाब में ज्यादा जीत गए थे। हमारे तो लोगों इतना मुश्किल नहीं सब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं। था उनके लिए मुश्किल था जिन्होंने जेलों में जाना था, जिनको नैब बुला रही थी, जिनको नैब बुलाना और कभी नहीं हुई। आखिरी पॉइंट सुन ले, 18 में तो हम फिर 127 सीटें ले गए थे, पीटीए की 117 सीटें थी, हमारे 50 लोगों को फारग कर दिया गया था, उस वक्त हम जीत गए थे। मसला ये है कि यहाँ पर एक दफा होता है कि जाने वाला सदर कहता है कि अगले इलेक्शन से पहले पिछली असम्बलियां मुझे मंजूर कर दे, हमने इसके ऊपर। अच्छा जी, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर हालत में हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान में हमें सियासी इस्तेहकाम नज़र आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। लाहौर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।